स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि चीनी महंगे होने पर जेडीयू मंत्री का बेतुका बयान। कहा चीनी खाने से होता है डायबिटीज। जहां बिहार में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के बयान को लेकर के राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। महंगाई के सवाल पर दिए गए उनके बयान की सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है, जब विपक्ष ने इस टिप्पणी को आम जनता की समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने ऐसा बयान दिया है कि बवाल खड़ा हो गया है। जहां बिहार सरकार में मंत्री जो कि जेडीयू नेता है, मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि चीनी महंगी होने से दिक्कत नहीं है क्योंकि चीनी से डायबिटीज होता है। अब इसको लेकर के बहस तेज हो गई है। कई लोगों का कहना है कि महंगाई का असर सीधे आम परिवारों के बजट पर पड़ता है, इसलिए ऐसे मुद्दे पर जिम्मेदार बयान की अपेक्षा की जाती है। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बढ़ती कीमतों पर नजर रखी जा रही है। बिहार में फिर आंदोलन की तैयारी। 25 अगस्त को सीएम आवास का होगा घेराव। बिहार में एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी तेज होती दिखाई दे रही है। विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलनकारी समूह ने, खास करके छात्रों ने 25 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के घेराव का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद राजनीतिक और फिर प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी मांगों पर लंबे समय से उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस आंदोलन का असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है, खास करके तब जब विभिन्न दल आंदोलनकारी समूह के समर्थन या फिर विरोध में खुल करके सामने आ रहे हैं। अब सभी की नज़र 25 अगस्त पर टिकी है, जब ये प्रस्तावित प्रदर्शन होने वाला है। अब बिहार दौड़ेगा नहीं बल्कि उड़ेगा। सीएम सम्राट चौधरी का वादा, 4 साल में 4 गुना होगी अर्थव्यवस्था। दरअसल बात है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 4 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था को 4 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। जहां उनका लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि तेज विकास, निवेश, उद्योग और फिर बुनियादी ढांचे के विस्तार के जरिए बिहार को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकास योजनाओं, रोजगार सृजन और फिर औद्योगिक निवेश को इस लक्ष्य का मुख्य आधार बताया है। सरकार का कहना है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर कृषि जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही नए निवेशकों को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बिहार में स्मैक के काले कारोबार का खुलासा। भाई बहन ने मिलकर के खड़ा किया था नशे का काला साम्राज्य। दरअसल बिहार में गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला और शहर के गलियों बाजारों में नशे का कारोबार खुलेआम से हो रहा है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे भी इस नशे की चपेट में आ रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन अब बिहार में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने स्मैक तस्करी से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा किया है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि भाई बहन मिलकर के इस नशे का कारोबार चलाता था और भाई बहन को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में काफी चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार जाँच के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर अब भाई बहन को गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। किसानों के लिए बड़ी राहत। इस लोन पर देना होगा केवल 3% ब्याज। जाने कौन उठा सकता है फायदा। अगर आप भी लोन की तलाश कर रहे हैं, यानी कि लोन लेना चाहते हैं और ज़्यादा ब्याज से आप परेशान हैं, आप सोच रहे होंगे कि कम ब्याज पर लोन मिले तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, तो आपके लिए ये खबर है, खासकर किसानों के लिए। जी हाँ, राहत भी बड़ी खबर सामने आई किसानों के लिए, क्योंकि खेती किसानी से जुड़े खर्चों को आसान बनाने के लिए सरकार और बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी योजनाओं का उद्देश्य
किसानों को समय पर आर्थिक सहायता देना और फिर खेती की लागत का बोझ कम करना है। जानकारी के अनुसार कुछ कृषि लोन योजना में पात्र किसानों को ब्याज में विशेष छूट देने का लाभ मिलता है, जहाँ समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जा सकती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर काफ़ी कम हो सकती है। जैसे किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और फिर अन्य कृषि कार्यों के लिए आवश्यक धन आसानी से उपलब्ध हो पाता है। जब विशेषज्ञों का कहना है कि किसान किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और फिर शर्तों की जानकारी जरूर प्राप्त करें। जब सही समय पर लिया गया कृषि ऋण खेती को मजबूत बनाने और फिर उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। सरकार का दावा है कि ऐसी योजनाएं किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नीतीश की विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा ने ठोका दावा, कहा आरएलएम संभालने को तैयार। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नई चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि अवसर मिला तो वे उस राजनीतिक सोच और फिर विकास मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में संगठन को मजबूत करने और बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करने की बात कही है। यानी कि उनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार की विरासत को हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह चुके हैं 20 साल, मैं भी मुख्यमंत्री रह करके उस पद का शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हूं और विकास करने के लिए तैयार हूं। ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। उन्होंने ये संकेत दिया है, जी हाँ, उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने को प्रयास करेगी। वहीं पर उनके इस दावे पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है और इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षी से जोड़ करके बताया जा रहा है। बिहार के अधिकारियों को एमपी एमएलए के कॉल का तुरंत देना होगा जवाब, आदेश हुआ जारी। दरअसल बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। नए आदेश के अनुसार राज्य के अधिकारियों को सांसदों और फिर विधायकों के फोन कॉल का समय पर जवाब देना होगा। सरकार का मानना है कि जनप्रतिनिधियों और फिर प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार कई बार जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी कि अधिकारियों से संपर्क करने में कठिनाइयां होती है या फिर उनके फोन कॉल का जवाब समय पर नहीं मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है कि सरकार का कहना है कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं, इसलिए उनके साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस आदेश का प्रभावी ढंग से पालन किया जाता है तो फिर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और फिर जवाबदेही बढ़ सकती है। साथ ही आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद है। फिलहाल इस निर्देश को लेकर के प्रशासनिक और फिर राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा जारी है। धार्मिक जुलूस पर प्रशासन लगा सकता है प्रतिबंध, पटना हाईकोर्ट ने फैसले से साफ की स्थिति। दरअसल धार्मिक जुलूसों को लेकर के पटना हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला चर्चा में है। इस फैसले में अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक आयोजनों और फिर जुलूसों से जुड़े मामलों में प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती है और किन परिस्थितियों में वह हस्तक्षेप कर सकता है। इस निर्णय के बाद धार्मिक संगठनों और फिर आम लोगों के बीच इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। अदालत ने अपने फैसले में कानून व्यवस्था और फिर सार्वजनिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन का उद्देश्य किसी धार्मिक गतिविधि को रोकना नहीं बल्कि शांति और फिर व्यवस्था बनाए रखना होना चाहिए। यदि किसी कार्यक्रम से सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो तो फिर प्रशासन कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। फिलहाल इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण कानूनी मार्गदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसे मामले में प्रशासन और फिर आयोजकों दोनों को स्पष्ट दिशा मिल सकेगी। 20 लाख रुपए तक का लोन दे रही है मोदी सरकार, मामूली ब्याज और गारंटी की भी जरूरत नहीं। दरअसल यदि आप अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर उससे पहले चल रहे कारोबार को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लोगों को व्यवसाय के लिए ऋण यानी कि लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं, महिलाओं तथा छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जानकारी के अनुसार कुछ सरकारी योजनाओं में पात्र आवेदकों को बिना किसी बड़ी गारंटी के लोन सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही ब्याज दरों और फिर
भुगतान की शर्तों को भी अपेक्षाकृत आसान बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और फिर आवेदन प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी भी ऋण योजना का लाभ लेने से पहले उसकी आधिकारिक जानकारी और फिर नियमों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। सही योजना का चयन करके युवा और फिर उद्यमी अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह सरकार का दावा है कि ऐसी योजनाएं रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्या बीजेपी वालों ने ही कराया था सीजेपी पर हमला? दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीजेपी की पार्टी के कुछ लोगों के दो को पीटने का मामला सामने आया था। जब सीजेपी पार्टी के कुछ लोगों को इसलिए पीटा गया क्योंकि वे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए गए थे कि स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है, स्कूल की हालात कैसी है। जब स्कूल का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे तो उसी दौरान कई सारे लोगों ने उनके साथ मारपीट की, लोगों के साथ मारपीट की। यानी कि सीजेपी पार्टी के नेताओं को इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वे स्कूल को देखने जा रहे थे और लोगों को बताने जा रहे थे कि देखिए यहाँ पर स्कूलों की हालात इस तरह की खराब है। जिसके बाद सीजेपी पार्टी के नेताओं को, लोगों को बुरी तरह से मारा गया। अब इस घटना के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर कई तरह की बातें कही जा रही थी, जिनमें यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या इस घटना के पीछे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की भूमिका थी। खासकर के बीजेपी के नेताओं की भूमिका के बारे में बताया जाता है कि बीजेपी के नेताओं ने ही सीजेपी के नेताओं को मारा। जानकारी के अनुसार घटना की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले को समझने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे घटना का सच सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीजेपी पार्टी के नेताओं को बीजेपी के नेताओं ने ही पीट करके मारा। जी हाँ, उनको बुरी तरह से मारपीट की गई उन लोगों के साथ। बीजेपी के नेताओं ने स्कूल जाने से मना कर दिया और रास्ता ब्लॉक कर दिया। और जब सीजेपी के कार्यकर्ता नेता उन लोगों के पास पहुंचा तो सीजेपी के नेताओं को बीजेपी के नेताओं ने बुरी तरह से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महंगा हुआ प्याज, हफ्ते भर में 40% तक बढ़ी कीमत, जानिए आपके शहर में 1 किलो का रेट। दरअसल आम लोगों की रसोई पर एक बार फिर से महंगाई का असर दिखाई देने लगा है। देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह के भीतर प्याज के दाम 40% तक बढ़ाए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है। व्यापारी और फिर बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आपूर्ति में कमी, मौसम की स्थिति और मांग में बढ़ोतरी जैसे कई कारण कीमतों में को प्रभावित कर रहे हैं। यह त्योहारी का मौसम नजदीक आने के कारण मांग और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी वजह से खुदरा बाजारों में प्याज के दाम लगातार ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं। सरकार और संबंधित विभाग बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि आपूर्ति में सुधार होने पर कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल बढ़ती कीमतों का सीधा असर घरों के मासिक बजट पर पड़ रहा है और लोग सस्ती दरों पर प्याज खरीदने के विकल्प तलाश रहे हैं। बिहार के 75 स्कूलों में मिड डे मील में मिले कीड़े, बच्चों ने फेंका खाना, जांच के आदेश। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में चल रही मिड डे मील योजना को लेकर के एक चिंताजनक मामला सामने आया है। खबर के अनुसार बिहार के 75 स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत मिली है। इस घटना के बाद कई जगहों पर बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और भोजन फेंक दिया गया। मामला सामने आते ही शिक्षा और संबंधित विभाग में हरकत मच गया है। जानकारी के अनुसार भोजन की गुणवत्ता को लेकर के लगातार निगरानी की जाती है, लेकिन घटना ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। संबंधित स्कूलों और फिर भोजन आपूर्ति से जुड़े लोगों से भी जवाब मांगा जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस लापरवाही कहाँ हुई है। सरकार का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरीके के समझौता नहीं किया जाएगा। जांच कराए जाने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी सर्दी जुकाम की दवा। दरअसल छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत 4 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी जुकाम के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कुछ दवाएं नहीं देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दवाओं के संभावित दुष्प्रभाव से बचाव करना बताया जा रहा है। जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार छोटे बच्चों का शरीर वयस्कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। ऐसे में कुछ दवाओं का प्रभाव उनके लिए अलग हो सकता है। इसी कारण चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह और वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर यह कदम उठाया गया है, जहाँ डॉक्टरों को भी नई गाइडलाइंस के अनुसार उपचार करने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि माता पिता को बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। खास करके छोटे बच्चों में सर्दी जुकाम जैसे सामान्य समस्याओं के लिए भी स्वयं दवा देने से बचना चाहिए। कई सारे दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, सर्दी और जुकाम के दवाओं पर। पटना में छात्रों के मुख्यमंत्री आवास घेराव को आरजेडी का समर्थन, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान।
दरअसल बिहार में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर के राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। आरजेडी ने छात्रों के मुख्यमंत्री आवास घेराव के कार्यक्रम को समर्थन का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि छात्रों के मांगे जायज है और उनकी आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। इस बयान के बाद छात्र आंदोलन को नया राजनीतिक समर्थन मिल गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा और फिर रोजगार से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की चिंता को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं पर आंदोलनकारी छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि छात्रों की समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के लोगों के बीच कोई साख नहीं, रामकृपाल यादव बोले, राहुल गांधी की करते हैं नकल। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बीजेपी नेता और सांसद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी जनता के बीच कोई साख नहीं बचा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक शैली में राहुल गांधी की नकल करते हैं। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। रामकृपाल यादव ने कहा है कि जनता विकास और फिर काम के आधार पर नेताओं का मूल्यांकन करती है। उनका दावा है कि विपक्ष केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। उन्होंने तेजस्वी यादव के हालिया बयानों और फिर आंदोलनों पर भी सवाल उठाए हैं और उन्हें राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया है। वहीं पर आरजेडी और फिर विपक्षी दल लगातार सरकार और विभिन्न मुद्दों को लेकर के निशाना साध रहे हैं। बिहार में रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास पहल, रविवार को भी सुबह खुलेंगे डाकघर, राखी की होगी स्पेशल बुकिंग और होम डिलीवरी। दरअसल बात यह है कि रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए डाक विभाग ने बिहार के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की है। भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर समय से राखी पहुंच सके, इसके लिए कई डाकघरों को रविवार की सुबह भी खोलने का फैसला किया गया है। विभाग का उद्देश्य है कि त्यौहार के दौरान डाक सेवाओं का लाभ लोगों को बिना किसी परेशानी से मिल सके। जानकारी के मुताबिक राखी भेजने के लिए स्पेशल बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में होम डिलीवरी की व्यवस्था भी की गई है ताकि राखियां समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। जहां हर साल रक्षाबंधन के मौके पर डाक विभाग के पास बड़ी संख्या में राखियां भेजी जाती है, इसलिए इस बार अतिरिक्त राखियों की तैयारी की गई है। डाक विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी राखियां बुक करा दें ताकि डिलीवरी में किसी प्रकार की देरी ना हो। विभाग का कहना है कि त्यौहार को ध्यान में रखते हुए विशेष निगरानी और फिर अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था की गई है। इस पहल से हजारों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है और भाई बहन के रिश्ते की मिठास समय पर पहुंच सकेगी। बिहार में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई में लापरवाही, पीएचईडी सचिव ने 3 इंजीनियरों का वेतन रोका। दरअसल बात है कि बिहार के आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को लेकर के बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचईडी के सचिव ने पानी की सप्लाई में लापरवाही पाए जाने पर 3 इंजीनियरों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह कदम उन क्षेत्रों में लिया गया है जहां पर लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता मानी जाती है। जानकारी के अनुसार निरीक्षण और फिर समीक्षा के दौरान पानी की आपूर्ति व्यवस्था में कमियां सामने आई है। अधिकारियों ने पाया है कि कुछ स्थानों पर आयोजनों का संचालन अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पा रहा था, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वेतन रोकने का निर्णय लिया है। बिहार में कम बारिश के बावजूद उफान पर प्रमुख नदियां, कई जिलों में बाढ़ का खतरा। दरअसल बिहार में इस बार कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की कई प्रमुख नदियां उफान पर है। गंगा, कोसी, गंडक और फिर अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन और फिर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार में बहने वाली कई नदियों का जलग्रहण क्षेत्र नेपाल और फिर अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। जब वहां पर हुई भारी बारिश का असर बिहार की नदियों में दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि राज्य में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के बावजूद भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाके के लोगों को सतर्क रहने और फिर प्रशासन की सलाह का पालन करने को कहा गया है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और फिर बचाव की तैयारियां तेज कर दी है। नाव, राहत सामग्री और फिर आपातकालीन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल लोगों की नजर मौसम और फिर नदी के जलस्तर पर बनी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। नालंदा में टोटो पर सवार होकर के सिरसी गांव पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार, दिवंगत जदयू नेता को दी श्रद्धांजलि। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले के सिरसी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक दिवंगत जदयू नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उनकी सादगी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि गाँव तक पहुँचने के लिए उन्होंने टोटो की सवारी की। स्थानीय लोगों ने फिर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार ने दिवंगत नेता के परिजनों
से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना दी है। उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दिवंगत नेता का सामाजिक और फिर राजनीतिक योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और फिर जेडीयू कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार का ये दौरा राजनीति से अधिक मानवीय संवेदना से जुड़ा माना जा रहा है, जहाँ गांव में टोटो से पहुंचने की तस्वीरें और फिर वीडियो भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इसे उनकी सादगी और फिर जमीनी जुड़ाव का उदाहरण बताया है। बिहार में व्हाट्सएप हैक करके कंपनी के खाते से उड़ाए जा रहे पैसे, सीईओ को निशाना बना रहा बॉस स्कैम। दरअसल बिहार में साइबर अपराध का एक नया और खतरनाक तरीका सामने आया है, जिसे बॉस स्कैम कहा जा रहा है। इस ठगी में साइबर अपराधी व्हाट्सएप अकाउंट की पहचान का दुरुपयोग करके कंपनियों के अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। खास तौर पर सीईओ और फिर वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल करके कर्मचारियों को पैसे ट्रांसफर करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिससे कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार ठग पहले किसी वरिष्ठ अधिकारी की फोटो और फिर प्रोफाइल का उपयोग करके नकली व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद वे कर्मचारियों से तत्काल भुगतान या फिर फंड ट्रांसफर की करते हैं। कई मामलों में कर्मचारी इसे असली आदेश समझ करके पैसे भेज देते हैं। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरीके की ठगी तेजी से बढ़ रही है और व्यावसायिक संस्थानों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। पुलिस और साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वित्तीय निर्देश को केवल व्हाट्सएप संदेश के आधार पर न माने। भुगतान से पहले संबंधित अधिकारियों से सीधे फोन या फिर अन्य माध्यम से पुष्टि जरूर करें। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता और फिर सत्यापन की प्रक्रिया अपना करके इस तरीके की साइबर ठगी से काफी हद तक बचा जा सकता है। सिर्फ 999 रुपए में छत पर लगेगा सोलर पैनल, टाटा पावर की नई स्कीम। दरअसल बढ़ते बिजली बिल के बीच सोलर ऊर्जा को लेकर के लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। इस बीच एक ऐसी योजना चर्चा में है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बेहद कम शुरुआती राशि देकर के घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा मिल सकती है। इस खबर ने उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया है जो कम खर्च में सोलर ऊर्जा अपनाना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार इस तरीके की योजनाओं का उद्देश्य लोगों को सोलर ऊर्जा से जोड़ना और शुरुआती निवेश का बोझ कम करना होता है। हालांकि किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी शर्तें, कुल लागत, मासिक भुगतान, सब्सिडी और इंस्टॉलेशन से जुड़ी सभी जानकारी को ध्यान से समझना जरूरी है। कई बार कम शुरुआती राशि केवल बुकिंग या फिर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी हो सकती है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि सोलर सिस्टम लंबे समय में बिजली बिल कम करने का एक प्रभावी तरीका है, लेकिन किसी भी ऑफर या फिर स्कीम में शामिल होने से पहले आधिकारिक जानकारी और नियमों की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने बताया कि अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा मौसम। दरअसल बिहार के मौसम को लेकर के मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी कर दिया है, जब विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 7 दिनों तक मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और फिर तेज हवाएं भी चल सकती है। लगातार बारिश होने की स्थिति में निचले इलाकों में जल भराव और फिर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों के लिए ये बारिश फसलों के लिहाज से लाभदायक हो सकती है, लेकिन अत्यधिक वर्षा से नुकसान की संभावना भी बनी रहती है। इसीलिए लोगों को मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी पर नज़र रखने और फिर ज़रूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिन बिहार के मौसम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बिहार से बेंगलुरु जाने वाले यात्री ध्यान दें, 1 सितंबर से रोज चलेगी दानापुर SMVT एक्सप्रेस। जहां बिहार और बेंगलुरु के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रेलवे ने दानापुर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस को 1 सितंबर से प्रतिदिन चलाने का फैसला किया है। अब तक सीमित दिनों में चलने वाली इस ट्रेन के रोजाना संचालन से यात्रियों को टिकट और यात्रा की सुविधा पहले से अधिक मिलेगी। जब बिहार से बड़ी संख्या में छात्र, नौकरी पेशा लोग और व्यवसायी बेंगलुरु की यात्रा करते हैं। ऐसे में इस ट्रेन के दैनिक संचालन से यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इससे यात्रियों की भीड़ कम होगी और फिर यात्रा योजना बनाना भी आसान हो जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन के समय और फिर आरक्षण की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से जरूर जांच लें। इस फैसले को बिहार और फिर दक्षिण भारत के बीच बेहतर रेल संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बिजली बकाया पर बिहार में बदला नियम, पुराना बिजली बिल अब नहीं बनेगा बोझ। दरअसल बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बिजली बकाया को लेकर के नियमों में बदलाव की चर्चा हो रही है, जिससे पुराने बकाया बिलों से परेशान उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस खबर के बाद लाखों उपभोक्ताओं की नज़र नई व्यवस्था के वितरण पर टिकी हुई है। जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं और फिर बिजली कंपनियों के बीच लंबित बकाये से जुड़े मामलों को आसान बनाना है। कई उपभोक्ता लंबे समय से पुराने बिलों और फिर अतिरिक्त शुल्कों को लेकर के परेशान थे। ऐसे में नियमों में बदलाव से भुगतान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और फिर सरल बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नई योजना या फिर नियम का लाभ लेने से पहले उपभोक्ताओं को उसकी शर्तों और फिर पात्रता से को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल के खिलाफ पोस्ट करने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उन्होंने ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल के खिलाफ पोस्ट किया था। ठाकुरगंज में जदयू विधायक गोपाल अग्रवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ठाकुरगंज पुलिस ने आरोपी को कटिहार जिले के कदुआ थाना क्षेत्र से पकड़ा है। ये मामला फेसबुक पर विधायक गोपाल अग्रवाल की तस्वीर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। आरोप है कि आरोपी ने विधायक की तस्वीर पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बनाकर के पोस्ट किया था। विधायक ने इस पोस्ट को अपनी जान को खतरा और धमकी मानते हुए ठाकुरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल ठाकुरगंज में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है। जेडीयू विधायक गोपाल अग्रवाल की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी और लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि आरोपी किशनगंज में नहीं बल्कि कटिहार जिले में मिला है, जहां पर ठाकुरगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की गई है। मामला फेसबुक पर विधायक गोपाल अग्रवाल की तस्वीर के साथ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। आरोप है कि पोस्ट में विधायक की तस्वीर पर लाल रंग से क्रॉस का निशान भी बनाया गया था। विधायक ने इस पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए इसे अपनी जान को खतरा और धमकी माना और ठाकुरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। चूंकि मामला सोशल मीडिया से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने पोस्ट, टिप्पणी और फिर उससे जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। इसी डिजिटल जांच के दौरान पुलिस आरोपी के तक पहुंचा। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान होने के बाद उसके संभावित ठिकाने की जानकारी जुटाई गई। इसके बाद ठाकुरगंज पुलिस की टीम ने कटिहार जिले के कदुआ थाना क्षेत्र में छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ठाकुरगंज लाया गया, जहां पर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पोस्ट किस उद्देश्य से किया गया था और इसके पीछे आरोपी की वास्तविक मंशा क्या थी। वहीं पर विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, धमकी या फिर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब पुलिस उपलब्ध डिजिटल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। इस मामले ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट या फिर टिप्पणी करने से पहले लोगों को उसके कानूनी परिणामों के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज में सड़क, एक्सप्रेसवे, रेलवे और एयरपोर्ट से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं को लेकर के प्रशासन ने काम तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर इन परियोजनाओं की जमीन से जुड़ी अड़चनें समय पर दूर हो जाती है तो आने वाले समय में किशनगंज की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बदल सकती है। किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन से लेकर के गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और अररिया गलगलिया रेल लाइन तक कई बड़े प्रोजेक्ट इस समय भू अर्जन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अब जिलाधिकारी नवीन कुमार ने इन सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में डीएम नवीन कुमार ने जिले की विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की स्थिति की बिंदुवार जानकारी ली है। सबसे प्रमुख परियोजनाओं में भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट ग्रीनफील्ड रोड शामिल है। इसके अलावा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और अररिया गलगलिया नई ब्रॉड गेज रेल लाइन के लिए भू अर्जन की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। इन परियोजनाओं को सीमांचल की कनेक्टिविटी और फिर भविष्य के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में बहादुरगंज टेरागाज सड़क के चौड़ीकरण और फिर सुदृढ़ीकरण की भी जानकारी ली गई है। वहीं पर कटहल डांगी से धर्मकांटा चौक तक ठाकुरगंज बाईपास अभयपुर घाट पर उच्च स्तरीय पुल और फिर उससे जुड़े पहुंच पथ, गाइड बांध एवं
सुरक्षात्मक कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा असुरा घाट और निशंदरा घाट के बीच किशनगंज में अब सुबह की शुरुआत सिर्फ चाय और टहलने से नहीं होगी, बल्कि पुलिस की मौजूदगी से भी होगी। किशनगंज जिले में सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मॉर्निंग गश्ती और गुड मॉर्निंग वॉक की नई व्यवस्था शुरू की है। अब सुबह 5 बजे से लेकर के 6:45 तक पुलिस अधिकारी और जवान शहर तथा अपने अपने थाना क्षेत्रों की सड़कों पर गश्त करते नजर आएंगे। खास बात यह है कि पुलिस की ये गश्त सिर्फ मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पार्क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और महिलाओं एवं बुजुर्गों के आवागमन वाले रास्तों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। पुलिस का उद्देश्य साफ है, सुबह के समय आम लोगों को सुरक्षित माहौल देना, असामाजिक तत्वों पर नजर रखना और जनता के साथ पुलिस का सीधा संवाद बनाना है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए आप इसी तरह खबरें देखने के लिए, अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो। दरअसल किशनगंज में कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर के जिला पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। जब पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर अब जिले में हर दिन सुबह मॉर्निंग गश्ती और गुड मॉर्निंग वॉक कराया जाएगा। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सभी थाना क्षेत्र में तैनात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सुबह की इस विशेष गश्त में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। रात की ड्यूटी या आपातकालीन ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को छोड़कर अन्य अधिकारी और फिर जवान सुबह 5 बजे से लेकर 6:45 तक अपने अपने क्षेत्र में मॉर्निंग गश्ती और गुड मॉर्निंग वॉक करेंगे। इस दौरान पुलिसकर्मी पीटी ड्रेस या फिर वर्किंग यूनिफॉर्म में अपने क्षेत्र में प्रमुख स्थानों और फिर रास्तों पर पैदल गश्त करेंगे। पुलिस को पार्क, मुख्य मार्ग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग वाले जाने वाले रास्तों और बुजुर्गों तथा महिलाओं के सुबह टहलने वाले स्थानों पर विशेष रूप से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य सिर्फ अपराध पर नजर रखना नहीं, बल्कि पुलिस और आम लोगों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना भी है। मॉर्निंग गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों को स्थानीय बुजुर्गों, लोगों और व्यापारियों से अभिवादन करते हुए बातचीत करने और सुरक्षा से जुड़े उनकी समस्या तथा प्रतिक्रिया जानने का निर्देश दिया गया है। खासतौर पर स्कूल, कोचिंग सेंटर और गर्ल्स हॉस्टल या फिर कॉलेज की ओर जाने वाले रास्तों पर महिला थाना पुलिस को मॉर्निंग गश्त करने का निर्देश दिया गया है। इससे सुबह के समय छात्राओं और फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी। किशनगंज में ईद मिलादुन नबी को लेकर के किशनगंज शहर सज धज कर लगभग तैयार हो गया है। किशनगंज शहर अभी भी सजाए जा रहे हैं। किशनगंज हो, बहादुरगंज हो, कोचाधामन हो या फिर ठाकुरगंज हो, सभी जगहों पर ईद मिलादुन नबी पर्व को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। खास करके प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। पर्व के दौरान निकलने वाले जुलूस को शांतिपूर्ण और फिर सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बहादुरगंज थाना परिसर में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों और पत्रकारों के साथ पुलिस अधिकारियों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। खासतौर पर कानून व्यवस्था, सुरक्षा और फिर यातायात व्यवस्था को लेकर जरूरी तैयारियों पर मंथन किया गया। जब प्रशासन का उद्देश्य साफ है कि पर्व के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो और सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं। अब देखना होगा कि प्रशासन जुलूस के दौरान सुरक्षा और फिर यातायात को लेकर के क्या क्या इंतजाम करता है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज के बहादुरगंज में आगामी मिलादुन नबी पर्व 2026 को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। पर्व के अवसर पर निकलने वाले जुलूस को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बहादुरगंज थाना परिसर में शांतिपूर्ण समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 21 अगस्त 2026 को किशनगंज के पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश अनुसार आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र के गणमान्य लोगों और फिर पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान पर्व के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और फिर जुलूस को लेकर जरूरी व्यवस्था पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा कानून व्यवस्था और फिर सुरक्षा व्यवस्था का रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि मिलादुन नबी के मौके पर निकलने वाला जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई है। जुलूस के दौरान कई प्रमुख सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है। ऐसे में आम लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसको लेकर के आवश्यक तैयारियां पर चर्चा की गई है।
दोस्तों, दुबई में फंसे इलाके के सभी 7 युवक अपना घर लौट रहे हैं, जहां 23 अगस्त को बागडोगरा पहुंचेंगे। आपको पता है कि इन लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जब बताया जाता है कि हाजी नाहिद गनी के माध्यम से ये लोग दुबई गए थे और वहां जाकर के कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों को वीडियो बना करके जारी करना पड़ा, अपनी स्थिति दिखानी पड़ी। लेकिन अब ये लोग वापस लौट रहे हैं, टिकट भी बन गया है इन लोगों का, जहाँ टिकट बन करके तैयार हो गया है और 23 अगस्त को बागडोगरा पहुंचने वाले हैं। सीमांचल के उन परिवारों के लिए राहत की खबर है जिनके 7 युवक दुबई में फंसे हुए थे। अमौर और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले इन 7 युवकों की अब घर वापसी तय हो गई है। जानकारी के मुताबिक सभी 7 युवक 23 अगस्त को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से शारजाह से नई दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद नई दिल्ली से फ्लाइट लेकर के शाम तकरीबन 7:15 पर बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इन युवकों में अमोड़ विधानसभा क्षेत्र के मीरगंज निवासी नाजिश, दानिश और शमशाद बाबू शामिल है, जबकि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के मिर्चान टोला निवासी रब्बान आलम, अबू अजहर, सलमान और नासिर भी वापस लौट रहे हैं। युवकों की वापसी की खबर से उनके परिवारों में खुशी का माहौल है और अब सभी को उनके घर पहुंचने का इंतजार है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबर देखने के लिए, अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो। दरअसल ये राहत भरी खबर है। दुबई में फंसे अमौर और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के सभी 7 युवकों की घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के मुताबिक सभी 7 युवक 23 अगस्त 2026 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से लौट आएंगे। यह बताया जा रहा है कि सभी युवक शारजाह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के जरिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद नई दिल्ली से आगे की यात्रा करते हुए ये सभी युवक ठाकुरगंज प्रखंड के बंदरझूला पंचायत में नए पंचायत सरकार भवन में उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद दरारें आ गई है। बताया जाता है कि बंदरझूला पंचायत के पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन के मात्र 17 दिन बाद दरारें आ गई है। अब आप सोच सकते हैं कि बंदरझूला पंचायत में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से इस पंचायत भवन को बनाने में लूट खसोट हुआ है। उद्घाटन के मात्र 17 दिन बाद ही दरारें आ गई है, टूटने लगे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ये पंचायत भवन कितना दिन तक चलेगा, जहाँ कब ये पंचायत भवन नीचे गिर जाए, कब खंडहर में तब्दील हो जाए, पता नहीं है। बंदरझूला पंचायत में इस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उद्घाटन के मात्र 17 दिन बाद, जी हाँ, मैं कोई 17 महीना या फिर 17 साल नहीं बोल रहा हूँ, मात्र 17 दिन, गिनती करके देख लीजिए 17 दिन। आप 17 दिन पहले क्या खाए थे आपको आज याद होगा, लेकिन पंचायत सरकार भवन 17 दिन बाद ही, उद्घाटन के 17 दिन बाद ही दरारें आ गई है। और सबसे मजे की बात पता है, बंदरझूला पंचायत के पंचायत सरकार भवन 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना है। जी हाँ, 3 करोड़ रुपए की लागत से इस सरकार पंचायत भवन बना है, ये सरकार पंचायत भवन, लेकिन उद्घाटन के बाद ही दरारें आ गई है। 5 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ था और वहाँ के विधायक गोपाल अग्रवाल ने किया था। दीवारों में दरारें आने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भवन की अलग अलग दीवारों पर दरारें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और कुछ स्थानों पर प्लास्टर भी झरने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी लागत से बने सरकारी भवन में इतनी जल्दी दरारें आना, ये तो चिंताजनक बात है ही है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि आखिर किस कदर सरकार के पैसे का बंदरबांट हो रहा है।